हेलो एवरीवन, नमस्कार। लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मॉडल पेपर पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस मॉडल पेपर के अंतर्गत दोस्तों 15 दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन जो हम दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। एग्जाम से पहले इन प्रश्नों पर अगर आपने तैयारी कर ली तो आपका पूरा पूरा दोस्तों पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से आउट होने वाला है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना सेशन। जैसा कि बता चुका हूं आपको कि 15 क्वेश्चन होंगे दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न और 10 क्वेश्चन होंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताना आपको कि स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए, ये सब आपको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आप सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा। ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास को हम 3 खंडों में विभाजित करके और उसका अध्ययन करते हैं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, सेकेंड ईयर में आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और थर्ड ईयर में जाकर के आप आधुनिक इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो उसी के अंतर्गत दोस्तों ये मध्यकालीन इतिहास जो सीरीज है आपकी, जो आप पिछले साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम उठाकर लाए हैं। तो अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था आपका वो यही था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो उन स्रोतों का वर्णन करना है। अगर आपने डिटेल क्लासेस ली है हमारी, जो हमने डिटेल क्लासेस मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर दी है, अगर वो आपने देखी है तो आपके माइंड में पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। ठीक है। और इसी क्वेश्चन को दोस्तों अन्य रूप इस प्रकार से भी पूछ सकता है, वो सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोत बताइए। अब ये सल्तनत कालीन क्यों लिखा गया है? क्योंकि मध्यकालीन जो इतिहास रहा है दोस्तों वो सल्तनत कालीन के नाम से ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी वो स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थापित हुई थी कब? मध्यकालीन इतिहास में। इसी कारण से इसको जो है सल्तनत कालीन इतिहास भी या सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय और उसके रूप में शासक के रूप में उसकी उपलब्धियों का वर्णन करना है। तो इसमें भी 2 चीज पूछी गई है आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय देना है। सबसे पहले आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन परिचय बताना है और साथ ही साथ में जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब शासक बन जाता है तो वो शासक के रूप में उसकी उपलब्धियां कौन कौन सी रही है उस सब पर आपको इस प्रश्न के अंतर्गत चर्चा करनी है। इसी प्रश्न को अथवा में इस प्रकार भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों एवं चरित्र का मूल्यांकन कीजिए। तो चरित्र में आपका जो है ऐबक का जीवन परिचय हो जाएगा और उपलब्धियां तो वही शासक के रूप में जो उपलब्धियां उसकी रही है उन उपलब्धियों पर चर्चा हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं और असफलताओं के कारणों की विवेचना कीजिए। अगर अब तक मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास को एक बार, कम से कम एक बार तो आप पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब आपकी एग्जाम आने ही वाली है और कुछ छात्रों की, स्टूडेंट की एग्जाम चल भी रही है। तो रजिया सुल्तान के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान का क्या स्थान था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में रजिया सुल्तान का क्या स्थान था? अगर कहें कि भारतीय इतिहास में पहली सुल्तान थी, पहली महिला सुल्तान बनी थी रजिया, है ना। तो रजिया हालांकि ये सफल नहीं रह पाई, तो उन्हीं असफलताओं, किन कारणों से वो असफल हुई थी, उन कारणों की विवेचना यहाँ पर करना है, असफलता के कारण बताना है। ठीक है ना। इसके अलावा रजिया सुल्तान कौन थी, रजिया के पतन के कारण बताइए। तो सेम क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको भी समझ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। तो बलबन के कार्यों का मूल्यांकन, बलबन भी आपने दोस्तों मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ा होगा, तो आसानी से आपकी सीरीज में ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, इसका आंसर भी मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि कुछ प्रयास आप कीजिए। अगर इस पूरे ये 15 ही क्वेश्चन के आंसर वैसे तो आपकी बुक सीरीज में मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं, बाई चांस कोई ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको नहीं मिल पाते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है रिक्वेस्ट सेंड कीजिए, मैं आपको इसके आंसर जो है सेंड कर
दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपकी ये पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। 15 क्वेश्चन पर तैयारी करना बहुत आवश्यक है। 15 क्वेश्चन अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो एग्जाम में फिर अब कोई आपको मार्क नहीं दे पाएगा, चाहे एग्जामिनर कितना भी क्वेश्चन पेपर को घुमा दे, कितना भी क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछे, आप उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व के आदर्श और शासक प्रबंध की विवेचना कीजिए। तो सेम है, शब्दों को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासन की शासन या शासन के जो प्रबंध था उसकी व्याख्या करनी है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन किस प्रकार का रहा, सबसे पहले आप अलाउद्दीन खिलजी के शासन से संबंधित परिचय देंगे, व्याख्या करेंगे। उसके बाद में उसने शासन में क्या क्या सुधार किए हैं, तो वही शासन के प्रबंध कहलाएंगे, उनका की भी वर्णन यहाँ पर करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद तुगलक की शासन व्यवस्था और प्रशासकीय नीति की विवेचना करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है मोहम्मद तुगलक के बारे में पूछा गया है। तो देखिए कुछ शासकों को हम कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं, जितने शासकों पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं लगभग सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है इसमें से। तो मोहम्मद तुगलक की शासन व्यवस्था और उसकी जो नीतियां थी शासन से संबंधित, उनका वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के विकेंद्रीकरण की तथ्यात्मक समीक्षा कीजिए। दिल्ली सल्तनत की विकेंद्रीकरण की, दिल्ली सल्तनत जो है उसका विकेंद्रीकृत जो हुआ था उसकी समीक्षा करना है कि क्या कारण रहे थे उसके विकेंद्रीकृत होने के। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की विवेचना करना है, ठीक है ना। विकेंद्रीकृत मतलब कि उसका बिखर जाना। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन इतिहास की पहचान रही है, दिल्ली सल्तनत है ना। दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का शासन रहा था। अब वो दिल्ली सल्तनत कब क्यों बिखरी उस कारण को बताना है। अब या तो उस दिल्ली सल्तनत के विकेंद्रीकरण कह दीजिए या फिर उसके पतन कह दीजिए दिल्ली सल्तनत का, है ना, सेम बात हो जाएगी। तो यही शब्दों में के हेर पेर से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही कंफ्यूजन से आपको बचकर चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के कारण और परिणामों का परीक्षण करना है। तैमूर के आक्रमण और कारणों का परीक्षण करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ भी समझने जैसी चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। बाबर के चरित्र और मूल्यांकन का जो है ये दोस्तों ये अथवा जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो बाबर के चरित्र और उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। और इसी को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर की भूमिका बताइए। अब दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो ये बाबर नाम आ रहा है यही बाबर है जिसने दिल्ली में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। ये ऐसा कहें कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला शासक कौन था, तो दोस्तों वो ये बाबर ही था। क्लियर है। तो बाबर की उपलब्धियों का वर्णन करना है, साथ में बताना है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना के रूप में बाबर की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए अकबर द्वारा किए गए मुख्य अभियानों का वर्णन कीजिए। तो अकबर ने मुगल साम्राज्य को ठीक करने के लिए उस मुगल साम्राज्य में फैली अव्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए कौन कौन से अभियान चलाए थे मुगल बादशाह अकबर ने, उनका वर्णन करते हुए आपको जो है इसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 मराठों के उत्थान के प्रमुख कारण बताइए। अब जहां मराठा नाम आता है दोस्तों तो वहां सबसे पहला नाम आता है शिवाजी महाराज का, ठीक है ना। तो मराठों के उत्थान के प्रमुख कारण बताइए। अथवा इस प्रकार भी इसी क्वेश्चन को पूछा सकता है कि 17वीं शताब्दी में मराठों के उत्कर्ष की परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां भारत में आ चुकी थी जिनके कारण भारत में जो है मराठों का उत्थान हुआ, उत्कर्ष हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए उनकी प्रारंभिक विजयों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो शिवाजी महाराज के जीवन परिचय देते हुए, उनका जीवन परिचय समझाते हुए आपको बताना है कि उनकी जो शुरुआती जो उपलब्धियां रही है उनके बारे में आपको बताना है। अथवा में इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि शिवाजी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। अब देखिए पहले वो दिल्ली सल्तनत का पतन था, उसके कारण बताना है। वहीं अब आपको मुगल साम्राज्य के पतन के कारण भी बताने हैं। तो यहाँ पर आप
कुछ छात्र ऐसे हैं कि जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन, एक ही हो जाएगा दोस्तों, एक नहीं होगा। दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ था तब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा है, कब होगा पतन? जब मध्यकालीन इतिहास खत्म होने वाला होगा और अंग्रेजों का आगमन हो जाएगा भारत में। जब भारत अंग्रेज में आ जाएंगे तो अंग्रेजों के द्वारा मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था, है ना। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से, वह कौन से तथ्य थे, ये वह कौन से कारण थे जिनके कारण मुगल साम्राज्य का अंत हुआ या पतन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति आंदोलन से संबंधित, कि भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसका भारत में शुरुआत कैसे हुई और इस आंदोलन के नेता कौन कौन है और उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए आपको इसका आंसर देना है। कितनी चीजें पूछ ली गई इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भक्ति आंदोलन का अर्थ बताना है यहाँ पर, उसके बाद में ये प्रारंभ कैसे हुआ तो प्रारंभिक परिस्थितियों के बारे में वर्णन करना है। इसके अलावा आंदोलन के जो नेता थे, भक्ति आंदोलन के जो नेता थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को शुरू किया था, उनके बारे में बताते हुए इसकी विशेषताओं का भी वर्णन आपको इसके अंतर्गत करना है। इसी को अथवा में इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, इस आंदोलन के कुछ मुख्य सुधारकों का भी वर्णन कीजिए, सेम है। तो भक्ति आंदोलन का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में भी भक्ति आंदोलन का परिचय देते हुए उसके जो नेता थे या सुधारक थे उनका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था का वर्णन और उसके गुण दोष बताने हैं। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी मुगलों की मनसबदारी व्यवस्था क्या थी उसका वर्णन करना है, उसके गुण दोषों का भी बताते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट में ये 15 क्वेश्चन हमारे जो दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो लॉन्ग प्रकृति के थे, दीर्घ प्रकृति के थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो एग्जाम में 10 से 15 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनको काफी लंबे कुछ अधिक शब्दों में लिखना होता है। इसी कारण से दोस्तों इसके आंसर में आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इन सब के आंसर आपकी बुक या आपकी सीरीज में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं, एग्जाम नजदीक है, तो दोस्तों कुछ क्वेश्चनों पर मेहनत आप कीजिए, कुछ क्वेश्चन जो नहीं मिलते हैं लास्ट में, एंड में, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, मैं आपको इसके आंसर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। वैसे अभी दरअसल क्या है कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि जो मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आ रहा हूं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको सटीक रूप से देता, परंतु अभी कुछ 2 महीने से, लगभग 2 महीने से हमारी सभी क्लासेस बंद रहते हुए क्या कि सारी टीम जो है बिखर चुकी है। अभी फिलहाल यहाँ स्टूडियो में मैं अकेला हूँ, सारे कार्य में अकेला ही देख रहा हूँ, पीपीटी बनाने से लेकर के पूरा डिजिटल जो तामझाम फैला हुआ है ना, ये सारी व्यवस्थाएं मेरे द्वारा ही की जा रही है। तो कुछ ठीक से कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है दोस्तों, इसी कारण से लेक्चर बहुत धीरे धीरे आ पा रहे हैं। पीपीटी बनाने से लेकर के सब बहुत सारे काम होते हैं, तो एक ही लेक्चर में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये जो है इस प्रकार शॉर्ट जो है आपको मॉडल पेपर दे पा रहा हूं मैं, नहीं तो इसमें कुछ मैंने सोचा अलग था कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको साथ में प्रोवाइड करते चलूं, उस आंसर पर भी डिस्कस करते हुए चले। हाँ, एक ही मॉडल पेपर 2 से 3 लेक्चर में होता, लेकिन ये 100% सही है कि अगर एक मॉडल पेपर भी आप 100% अपना कॉन्सेंट्रेशन देकर के अगर कंप्लीट कर लेते, तो आपको कोई दुनिया की कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मॉडल पेपर मात्र से आपका एग्जाम जो है पूरा का पूरा 100% इसी से आउट हो जाता है। और इसीलिए मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं दोस्तों कि जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर तैयारी करने में जुट जाइए। अब चूंकि जिस प्रकार का मॉडल पेपर मैं सोच रहा था बनाने का, उसमें समय बहुत ज्यादा लगता और इतना समय मैं अकेला अरेंज नहीं कर पा रहा हूं। और चूंकि आपके एग्जाम चालू हो चुके हैं, इसलिए ना आपके पास भी समय नहीं है और मेरे पास भी समय नहीं है ना। हालांकि मैं तो आपके अनुसार चलता हूं, आपके पास समय है तो मेरे पास फिर पर्याप्त समय है, लेकिन अब चूंकि समय आपके पास ही नहीं है। अब जितने समय में मैं 4 से 5 मॉडल पेपर डिस्कस करता हूं, 4 से 5 सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे सकता हूं, उतने में सिर्फ एक सब्जेक्ट के ही दे पाता, है ना। इस कारण से दोस्तों तो मैं भी मजबूर हूं, अभी इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो इस पर आप प्रयास करें, कोशिश करें, मुश्किल से दोस्तों 1 दिन के अंदर अंदर आप इन सबके आंसर जो है फाइंड आउट कर लोगे और उसकी तैयारी पर भिड़ जाइए। सिर्फ इस मॉडल पेपर पर भिड़ जाइए, आप कुछ ही नहीं पढ़ने की जरूरत है ना। अगर एग्जाम नजदीक है तो, एग्जाम आ चुके हैं तो, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, जिनको लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं।
जो कि शॉर्ट प्रकृति के होते हैं। एक जो है कम ही शब्दों में 30 से 50 शब्दों में आप इनके आंसर देने होते हैं। मैं हर पेपर में, हर मॉडल पेपर में बोलता हूं आप लोगों से, इसमें भी बोल रहा हूं कि ये उस प्रकृति के प्रश्न है कि जो पूछा गया है आपको सिर्फ और सिर्फ उसी का जवाब देना है, उसी का आंसर लिखना है। अपना ज्ञान यहाँ प्रदर्शित नहीं करना है। अपना ज्ञान आप दीजिए 10 से 15 नंबर क्वेश्चन वालों में, जहां पर आपसे 800 1000 शब्दों में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसमें विस्तार पूर्वक प्रश्नों में आप अपना ज्ञान दीजिए। यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो पूछा गया है सिर्फ डायरेक्ट शुरुआती वहीं से करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें गया कि इल्तुतमिश की धार्मिक व्यवस्था की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर सिर्फ इल्तुतमिश की धार्मिक व्यवस्था की ही चर्चा करनी है और कोई व्यवस्थाओं की चर्चा नहीं करनी है। हमें बिल्कुल नहीं बताना है कि इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश कब आया था, इल्तुतमिश ने कैसे शासन प्राप्त किया, इल्तुतमिश की कहाँ कहाँ विजय हुई, कहाँ कहाँ, कुछ नहीं बताना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में बताना है। अगर धार्मिक व्यवस्था है पूछी है तो, और आर्थिक व्यवस्थाएं पूछता तो आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पूछता तो सामाजिक व्यवस्था, जो पूछा गया सिर्फ उसी का जवाब देना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, मंगोल आक्रमण के परिणाम क्या रहे। भाई मंगोल आक्रमण हुआ था तो उस मंगोल आक्रमण के क्या परिणाम रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति। ठीक है, यहां पर इल्तुतमिश की धार्मिक नीति पूछी गई थी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा और घाघरा के युद्ध के कारण बताइए। अब यहाँ पर दोस्तों ये दो युद्ध अलग अलग है, एक मत समझ लेना इनको, खानवा का युद्ध अलग है और घाघरा का युद्ध अलग है। तो इन दोनों युद्धों के कारण बताने हैं आपको। तो डायरेक्ट शुरुआत कैसे करोगे, खानवा के युद्ध के कारण, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। फिर घाघरा के युद्ध के कारण नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, एकदम शॉर्ट लाइन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत के दूसरे युद्ध का वर्णन करना आपको, पानीपत के दूसरे युद्ध का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरंदर की संधि के बारे में बताइए, किस किस के बीच में हुई थी और क्या इसके परिणाम रहे थे, कौन से युद्ध के कारण हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, औरंगजेब और राणा जयसिंह के बीच जो संधि हुई थी उस संधि की शर्तों के बारे में बताना है। इसके बाद में क्वेश्चन है जजिया कर पर संक्षिप्त टिप्पणी, जजिया कर समझाना है कि जजिया कर क्या होता है और क्या होता था मुगलों के समय में, मुगल शासन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन स्त्री शिक्षा पर प्रकाश डालिए। तो मुगल कालीन मतलब कि जब भारत पर मुगलों का आधिपत्य था, मुगलों का शासन था, उस समय नारी की शिक्षा, स्त्री शिक्षा किस प्रकार की थी उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में बताना है। इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट, 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में आपका ये सेशन होता है समाप्त, है ना। और इसके अलावा दोस्तों, जिन दोस्तों को पता ही है कि वो जो है एमसीक्यू क्वेश्चन वो भी मैं इसमें लाने वाला था, लेकिन आप लोगों की डिमांड ज़्यादा रहती नहीं है, रुचि उसमें रहती नहीं ज़्यादा, इस कारण से मैंने उनको यहाँ से हटा दिया है। अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं इजनी मॉडल पेपर, जो अब मैंने मॉडल पेपर का नंबर दिया हुआ है, उसी नंबर के आगे सीरीज बढ़ाते हुए एक अलग से लेक्चर मैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज का भी ला दूंगा, लेकिन वो आपकी सिर्फ डिमांड पर, अगर आप रुचि दिखाते हैं तो। नहीं तो यहाँ पर होता क्या है कि मैं आपके लिए लेक्चर लेकर आता हूँ और बस कि मुश्किल से 100-200 लोग देखते हैं और बस फिर उसका कचरा हो जाता है। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक लेक्चर लाने में, लेकिन फिर आप बिना रुचि के लाते हैं तो फिर उसका जो है जब परिणाम नहीं मिलता है तो थोड़ा सा अफसोस होता है यार, है ना। चलिए क्या बताएं आप लोगों को, एक और छोटा सा ऐड है, अगर आपके पास समय है तो देख लीजिए, आपके काम का है। वो ये है कि अगर आप में से कोई भी छात्र बीए के साथ या बीए के बाद अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो 10 सब्जेक्ट आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहे हैं, 10 सब्जेक्ट, इन 10 सब्जेक्ट से ही आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होते हैं, ठीक है। तो यही 10 सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, लेकिन इस चैनल पर नहीं करेंगे, नए चैनल पर करेंगे, एक अलग से चैनल आप लोग के लिए, एक अलग से प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर ही बना दिया गया है। फुल ओपन यूट्यूब, ओपन प्लेटफॉर्म है, पूरी तरह निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है।
ना किसी क्लास नोट्स पर चार्ज लिया जाएगा और ना ही किसी लेक्चर पर चार्ज लिया जाएगा, कोई चार्जेस नहीं है। साथ में आपको गाइड करने के लिए मैं आपके साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम से अटैच रहूंगा, ठीक है। तो दोस्तों नए चैनल का नाम है प्रज्ञान हिंदी, तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए प्रज्ञान हिंदी जीके, प्रज्ञान हिंदी जीके। और जहां पर इस प्रकार का ये लोगो दिखे, ये लोगो दिख रहा है आप लोगों को, जहां ये लोगो दिखे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे ही क्लास वहां पर स्टार्ट होगी आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और वहां पर जैसे ही आप इसको ज्वाइन करेंगे, किसी भी वीडियो को ओपन करके वहां कमेंट में अपना नाम और जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं वो डाल दें, ताकि आपकी एंट्री हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर हो जाए, ठीक है, जहां पर आपको सभी नोट्स मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।